चलो, इसका पिन उल्टा है, इसका पिन उल्टा है। चलो, है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, चेंज इन एंट्रोपी। हेडिंग डाल दीजिए, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग irreversible process, irreversible process, irreversible process, change in entropy during irreversible process। ठीक है बाबू, चलो आइए देखते हैं क्या है, क्या लग रहा है आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी के साथ क्या होता होगा? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी? बढ़ेगी। कोई एग्जांपल दीजिए इसका, एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल आप जानते हैं ऐसा जिसमें यूनिवर्स के, जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है, घटती है एंट्रोपी, नेगेटिव आती है एंट्रोपी, एंट्रोपी नेगेटिव आती है भाई, ऐसा थोड़ी है। यूनिवर्स में की एंट्रोपी हमेशा क्या होती जाती है? बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एंट्रोपी जो आएगी हमारी वो कैसी आएगी? मतलब चेंज जो एंट्रोपी का आएगा पॉजिटिव आएगा, और चेंज पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एंट्रोपी बेटा हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपने सुना होगा कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, और यूनिवर्स जितना एक्सपैंड करेगा हमारा, उसकी एंट्रोपी उतनी क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। हमने एंट्रोपी के लिए क्या कहा था? तो 4 कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। पहला हमने एंट्रोपी कॉन्सेप्ट आपको बताया। एंट्रोपी को क्या समझा आपने एंट्रोपी को स्टेट फंक्शन समझा है। अभी एंट्रोपी को आप क्या समझे हैं? स्टेट फंक्शन समझे हैं, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3-4 जो 3 और तीसरा और चौथे नंबर का है उसको आने वाले दिन में क्या कर देंगे? हम क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। अभी आप क्या जानते हैं एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। क्या होता है बेटा? स्टेट फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? स्टेट पे डिपेंड करता है। ये हमने आपको समझाया था, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए, देखिए देखिए, consider an irreversible process, consider an irreversible process, consider an irreversible process in which there are two bodies, in which there are two bodies, one is hot, and other is cold, the temperature of hot body is T1, the temperature of hot body is T1, and temperature of cold body is T2, and temperature of cold body is T2, temperature of cold body is T2, temperature of cold body is T2, such that heat H, ऐसे लिखेगा, heat H flows from hot body to cold body. Heat H flows from hot body to cold body. Hot body to cold body, as shown in the figure. ठीक है, चलिए अब देखिए, ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर। चलिए बनाइए, फिगर बनाइए। ये आपकी हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर बेटा कितना है? T1 है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा?
कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है बाबू, T2 है, ठीक है ना। और हीट का फ्लो किधर से किधर कराएंगे आप, हॉट से कोल्ड की तरफ, ठीक है। बना डालिए फिगर। और यहाँ दिखा दीजिएगा कि T1 बेटा किससे बड़ा है, T2 से। आसान है कि नहीं भाई, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी यही जो है प्रोसेस होता है। बस देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि वन साइड होना चाहिए, वन साइड प्रोसेस आपका हो रहा है, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है ना। इधर से इधर होने लगता है तो रिवर्सिबल हो जाता है। वन साइड फ्लो है अगर, तो प्रोसेस कैसा हमारा बताइए, इरिवर्सिबल है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए अब होगा क्या, देखिए दो बॉडी है, एक हॉट है बेटा, एक क्या है, कोल्ड है। तो पहले हॉट के लिए हम निकाल लेते हैं चेंज इन एंट्रोपी, फिर किसके लिए निकाल लेते हैं, कोल्ड के लिए निकाल लेते हैं, और फिर ओवरऑल सिस्टम का निकालने के लिए दोनों क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने पे अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव आएगा तो मतलब एंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अभी आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें, देखिए नाउ चेंज इन एंट्रोपी, नाउ चेंज इन एंट्रोपी, नाउ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी, नाउ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी। हॉट बॉडी के एंट्रोपी में कितना चेंज होगा बताइए, कितना चेंज होगा बताइए। जानते हैं आप भाई एंट्रोपी क्या होता है आपका, ds इज इक्वल टू dq बाई टी तो होता है, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला यही था ना, पिछले ने बताया था, ds इक्वल टू dq बाई टी होता है, ठीक। अब आप ये बताइए हॉट बॉडी से आप कितना हीट ले रहे हैं, या हीट ले रहे हैं, तो हॉट बॉडी से हम हीट ले रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -h, कितना हो जाएगा, -h। तुम लोग को ही बताए थे जी कि जब बॉडी से हीट लेते हैं तो हीट की चेंज क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और जब सिस्टम को हीट देते हैं तो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है वो। तो यहाँ हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं हॉट बॉडी के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। और किस टेम्परेचर पर ले रहे हैं बेटा, हम T1 टेम्परेचर पर ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं हम, T1 टेम्परेचर पर ले रहे हैं, है कि नहीं। तो हॉट बॉडी के लिए चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, -h/T1। लिखिए इज इक्वल टू -h/T1, -h/T1, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कोल्ड बॉडी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कोल्ड बॉडी, ऑफ कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा बताइए, इसको हीट मिल रहा है ना, तो जब हीट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, h/ किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। चलिए अब लिखिए हेंस, हेंस टोटल चेंज, हेंस टोटल चेंज, हेंस टोटल चेंज in entropy of the system, hence total change in the entropy of the system, entropy of the system during irreversible process, during irreversible process, irreversible process is given by, is given by, is given बाई, क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, h/T1 प्लस h/T2, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, h/T2 माइनस h/T1, ठीक है ना। अब बताइए आप ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखिए बताइए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए देखिए इधर देखिए, चेहरे में थोड़ी समझ में आएगा, उधर देखिए बोर्ड पर कैसे पॉजिटिव होगा बताओ। टेम्परेचर बड़ा है, और टेम्परेचर बड़ा है और कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटी हो जाएगी।
और बड़ी में से छोटी क्वांटिटी अगर आप माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलता है आपको ओवरऑल पॉजिटिव। क्या मिलता है पॉजिटिव, छाप दीजिए। तो डेल्टा एस बेटा हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि पूरे इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज है बेटा वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। छाप दीजिए। आसान था कि मुश्किल था? चलिए, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कुछ दिन, ठीक है ना, तो वेट कर लेना, आगे समझ में आने लगेगा फिर धीरे धीरे। चलिए देखिए, दिस इज धीरे धीरे भी समझ में आने लगेगा। लिखिए दिस इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, दिस इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, दिस इज द, या नहीं दिस नहीं लिखिए, देखिए देयर इज लिखिए देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या याद कर लेना आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। बात समझ में आ रहा है? क्या याद करना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी बेटा हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस बेटा हमारी क्या करती है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक नोट लिख लीजिए। तो नोट लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ irreversible process, universe is an example of irreversible process, and hence entropy of universe increases day by day, and hence entropy of universe increases day by day। मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है डे बाय। ठीक है बेटा, चलिए आइए। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इसको टीएस डायग्राम भी कहते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, या टीएस डायग्राम लिख लीजिएगा। टीएस डायग्राम पूछा आता है, टीएस डायग्राम। चलिए लिखिए, टू अंडरस्टूड टीएस डायग्राम, to understood TS diagram, consider reversible Carnot cycle, on PV diagram, consider reversible Carnot cycle on PV डायग्राम। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं। देखिए इधर क्या है बेटा, प्रेशर है, इधर क्या है बेटा बताओ, वॉल्यूम है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, 0। चलिए ये क्या होता है आपका, A B C और D। ये पॉइंट क्या होता है आपका, D होता है। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। इधर क्या होता है आपका H1 T1, इधर क्या होता है बेटा H2 T2। छाप दीजिए। फिगर का नाम क्या है, फिगर का नाम क्या है आपका, फिगर है आपका पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल।
पीवी डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए, शुरुआत की क्लासेस अगर आपको याद हो तो हमने कितना थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल बताया था आपको? 4। कौन कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ठीक है ना? तो प्रेशर वॉल्यूम में आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इसी ग्राफ को बेटा अगर हमको टेम्परेचर और एंट्रोपी के लिए प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे बताइए? टेम्परेचर इधर हो गया, एंट्रोपी इधर हो गया, ये क्या हो गया आपका ओ। बताइए टेम्परेचर और एंट्रोपी के लिए प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे आप बताइए? कैसे करेंगे आप बताइए? सोच के बताइए कैसे करेंगे? इसी को उस पर उतार देना है। सोचिए थोड़ा, देखिए, जानते हैं आप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए हम बताते हैं आपको। 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? अब आप ये बताइए, ए से बी तक टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है ना? ए से बी तक टेम्परेचर हमारा क्या कांस्टेंट है? क्यों? क्योंकि ए से बी तक कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो ए से बी तक हमारा टेम्परेचर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। चलिए, तो ए से बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है? ऐसे ही होता है, होता है कि नहीं होता है भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, बी से सी तक कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस, अब डी क्यू बराबर किसके इक्वल होता है बताइए? टी डी एस के होता है ना? ये अभी हमने लिखा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक, तो और एडियाबैटिक प्रोसेस में ना आप हीट लेते हैं ना आप हीट देते हैं, तो डी क्यू बेटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो टी डी एस भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। टेम्परेचर आपका 0 हो नहीं सकता है, केल्विन स्केल पर है आप, तो डी एस को ही बेटा क्या होना पड़ेगा? 0। और डी एस 0 हो गया मतलब एंट्रोपी क्या हो गई हमारी? कांस्टेंट। क्या हो गई बेटा? एंट्रोपी कांस्टेंट। मतलब एक बार पीजीटी का पेपर देके आया तो उसमें एक सवाल पूछा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखें एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है ना? तो इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को हम और क्या कह सकते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, वैसे एडियाबैटिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हम क्या कह सकते हैं? ठीक है ना? मतलब क्या कि एडियाबैटिक प्रोसेस में भी एंट्रोपी बेटा हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो बी से सी तक क्या हो रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। हाँ, ऊपर तक नहीं जाएगा ना, क्योंकि हमको इस साइकिल को फॉलो भी तो करना है ना, तो हम इसी साइकिल पे चलेंगे। साइकिल थोड़ी बदल जाएगी भाई। ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, सी से फिर कहाँ जाएंगे? डी पे जाएंगे ना। तो ऊपर नीचे कैसे जा सकता है कि नहीं? चलिए अब बताइए आप, सी से डी तक कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक, टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फिर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। फिर डी से ए तक प्रोसेस कैसा होता है? एडियाबैटिक होता है। एंट्रोपी क्या होगा? कांस्टेंट। फिर बना दीजिए इसी को ऐसे ही। हो गया? छाप दीजिए। ये किसका डायग्राम है? किसका फिगर है? ये टी एस डायग्राम है। किसका है? टी एस डायग्राम है। टी एस डायग्राम, टी एस डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ठीक है, चलिए आसान है।
मुश्किल था क्या? तब क्यों नहीं प्लॉट किया आप लोग? एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को चीज़ें यहाँ से जो है, जो लोग नए लोग हैं उन लोग को यहाँ से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। मिटा दे भैया, चलिए। चलो चलो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी आइए एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं हम लोग। देखिए एंट्रोपी पर सवाल कैसे आता है। एंट्रोपी पे सवाल कभी कभी क्या करता है, कैसे पूछेगा, एंट्रोपी पे सवाल आपका पूछ देगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप बताइए, लिख करके आएगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर कैसे पूछता है, लिखता है कि एंट्रोपी आपको ये दिखाना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी की क्या वैल्यू होती है, उसको आप अलग से लिख देंगे। कभी कभी एंट्रोपी जो है वो शॉर्ट नोट में आ जाता है 4.5 नंबर में, तब एंट्रोपी में आप क्या लिखेंगे। तो आज जो आपको हम एंट्रोपी बताने जा रहे हैं वो किसके लिए है, बेसिकली शॉर्ट नोट के लिए। शॉर्ट नोट अगर 4.5 नंबर में आता है एंट्रोपी में, जैसे जब आप सेक्शन ए सेक्शन बी 2 क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी के लास्ट में जो 9वां क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट आता है, उसमें 3 टॉपिक होते हैं, 3 में से 2 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना रहता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट के लिए आपको आज एंट्रोपी हम क्या कर रहे हैं बेटा, लिखा रहे हैं। शॉर्ट नोट अगर आपसे पूछेगा तो एंट्रोपी को यही हूबहू क्या कर दीजिएगा, छाप दीजिएगा। बात समझ आ रही है? चलिए लिखिए, इसमें लिखिए। In 1854, Clausius invented, in 1854, Clausius, C-L-A-U-S-S-I-U-S, Clausius invented a new physical quantity, new physical quantity which is based on probability, and is associated with second law of thermodynamics, second law of thermodynamics. Such a new physical quantity is known as entropy. Such a new physical quantity is known as entropy. ठीक है, फिर लिखिए। An entropy is measure of disorderness of a thermodynamical process. Measure of disorderness of a thermodynamical process. And it is due to unavailable energy. And it is due to unavailable energy in the system during thermodynamical process. ठीक है बेटा, ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इफ ओमेगा मैक्स, ऐसे लिखिए, इफ ओमेगा मैक्स बी द
be the maximum probability, if omega max be the maximum probability of finding the process, maximum probability of finding the process or system then entropy of the system can be defined as S is equal to k ln omega max. S is equal to k ln omega max. S is equal to k ln omega max. ठीक है ना, लिखिए वेयर k इज इक्वल टू, k क्या होता है बेटा बताओ, k को क्या कहते हैं बताइए, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। k क्या होता है बताइए, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है आपका 1.38 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -23 कितना होता है, 10 टू द पावर -23। चलो MKS में चलो ठीक है ना बेटा। तो क्या समझ में आया आपको बताइए, क्या समझ में आया आपको बताइए। आपको ये समझ में आया कि बेटा कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, उसके होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओमेगा मैक्स है, तो एंट्रोपी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, k ln ओमेगा मैक्स के। या कोई प्रोसेस है उसमें जो डिसऑर्डरनेस है, जो डिस्टर्बेंस है, उसकी मेजरमेंट हम किससे कर सकते हैं बेटा, एंट्रोपी से। तो एंट्रोपी का दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि एंट्रोपी क्या है बेटा हमारा, स्टेट फंक्शन है। और दूसरी चीज़ क्या क्लियर हुई कि एंट्रोपी से हम किसी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोई सिस्टम कितना डिस्टर्ब है, कितना बिखरा हुआ है, ये हम किससे पता करेंगे, उस सिस्टम की एंट्रोपी से। सिस्टम की एंट्रोपी जितनी ज़्यादा आएगी उसका डिसऑर्डरनेस बेटा क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, उतना डिस्टर्ब सिस्टम होगा। ठीक है ना। अभी आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको डेटा दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे वहाँ पे सवाल हम कि पर्टिकुलर स्टेट की एंट्रोपी क्यों ज़्यादा है, पर्टिकुलर स्टेट की एंट्रोपी क्यों कम है। मैटर का स्टेट वही रहेगा, मैटर आपको वही रहेगा, पर एक स्टेट में एंट्रोपी ज़्यादा मिलेगी आपको, एक स्टेट में कम मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे देखिए एंट्रोपी ज़्यादा है, यहाँ पे एंट्रोपी कम है, क्या रीज़न है इसका, आप लोग को हम देंगे सोचने के लिए, आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है ना। और अगर ये डिफिनीशन आपको याद है तो आप सोच भी लेंगे कि क्यों पर्टिकुलर स्टेट में एंट्रोपी ज़्यादा है, क्यों पर्टिकुलर स्टेट में एंट्रोपी बेटा क्या है, कम है ना। वो आप सोच लेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, कोई सिस्टम है तो वो कितना डिस्टर्ब है या उसकी डिस्टर्बेंस की वो कितना डिसऑर्डर्ड है, ये हम किससे पता करेंगे, उसकी एंट्रोपी से। ठीक है ना। और यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है, दिस इम्प्लाइज दैट एस किसके प्रोपोर्शनल है, एस प्रोपोर्शनल है हमारा ln ओमेगा मैक्स। किसके प्रोपोर्शनल है, एस ln ओमेगा मैक्स। क्लिक डालिए। ओमेगा मैक्स बेटा प्रोबेबिलिटी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, प्रोसेस के होने की, है ना। ओमेगा मैक्स क्या है, प्रोसेस के होने की बेटा क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, छाप दीजिए, लिखिए, जल्दी करिए। ठीक है ना, लिखिए। दैट इज एंट्रोपी ऑफ दैट इज कैसे लिखते हैं जी लड़की, अरे तुम सिंबल में लिखो ना, दैट इज आई डॉट ई डॉट, वो एक्सेप्टेड सिंबल है। दैट इज एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंट्रोपी इज डायरेक्टली proportional to logarithm of maximum probability of finding the process of maximum probability of finding the process of thermodynamical system, maximum probability of finding the process of thermodynamical system।
थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है भैया, चलिए बात समझ में आ गया। तो दो कॉन्सेप्ट आपका एंट्रोपी से क्लियर हुआ। पहला क्या, एंट्रोपी क्या होती है बेटा, स्टेट फंक्शन, और दूसरा एंट्रोपी क्या बताती है हमको, सिस्टम की डिसऑर्डरनेस। ठीक है ना, कि कोई सिस्टम कितना डिस्टर्ब है ये हम किससे पता करेंगे, उस सिस्टम की एंट्रोपी से। ठीक है बेटा, चलिए अब एक और टर्म आया आपका अनअवेलेबल एनर्जी। तो वो क्या होती है, वो कुछ दिन के बाद आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हेडिंग इसी में डाल दीजिए आप, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ, ये सब शॉर्ट नोट में लिखना है आपको। शॉर्ट नोट आपका आएगा, एंट्रोपी की डिफिनीशन लिखेंगे आप, और उसके बाद इस टॉपिक को आप उसमें क्या कर देंगे बेटा, इंक्लूड कर देंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ, ये हम अलग से इसलिए बता दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। कॉपी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस कॉपी अच्छे से फॉलो कर लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी, डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी इन various processes, in various process, चलिए in various process, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी की कैलकुलेशन हम लोग को बेटा क्या करनी है, ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं, करते हैं। और एग्जाम में क्या करिएगा, समय अगर है तो जितना प्रोसेस हम यहाँ कराएंगे उतना आप लोग भी कर दीजिएगा। समय अगर नहीं है तो जितना आप लिख पाएंगे उतना लिखिएगा। वैसे थर्मल फिजिक्स के पेपर में आपको पर्याप्त समय मिलता है। थर्मल फिजिक्स का पेपर बहुत लेंदी नहीं आता, उसमें पर्याप्त समय आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो कोशिश करिएगा जितना प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं, अगर शॉर्ट नोट आता है तो उतना प्रोसेस आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। अगर समय नहीं है तो 4-5 प्रोसेस हम बताएंगे, उसमें से 2-3 भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चल लिखिए आगे, लिखिए देखिए। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 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 डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बताइए, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के होता है, नहीं होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू बताया था हमने। ठीक है, चलिए ये तो तुम लोगों का भी पढ़ा हुआ है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, ऐसे करिए, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डी यू को क्या हम सी वी डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, याद है आपको, हमने समझाया था कि डी यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एम सी वी डी टी के। ये हमने आपको समझाया था कि डी यू बराबर किसके इक्वल होता है, एम सी वी डी टी के। ठीक है ना, और यम बराबर अगर 1 ग्राम आपने ले लिया है तो डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी वी डी टी के। और डी डब्ल्यू को बेटा हम क्या पी डी वी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, डी डब्ल्यू को हम पी डी वी लिख सकते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया बेटा, सी वी डी टी प्लस पी डी वी। छाप दीजिए, छाप दीजिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए। इसको इक्वेशन क्या बना देंगे बेटा, बताओ, 1। क्या बना देंगे बेटा, इक्वेशन 1। चलो, पर मेरी बात, जब हमने आपको समझाया था कि डी यू को हम लोग सी वी डी टी क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम मोल के लिख सकते हैं। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को। चलिए आगे लिखिए, फिर लिखिए, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 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 सेकेंड लॉ से बेटा हम क्या लिख सकते हैं बताइए, डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टी डी एस के, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, टी डी एस के। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टी डी एस के। फिर लिखिए वेयर, वेयर, वेयर P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लिखिए सबके और लिखिए, P क्या है बेटा हमारा, प्रेशर है, V क्या है बेटा, वॉल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर है। लिखिए P इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्रेशर है, V क्या है बेटा, वॉल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर है, CV क्या है बाबू,
CV क्या है बताइए, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। लिखिए सब पता है आप लोगों को। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना बेटा। DS क्या है बेटा, व्हाट इज DS, चेंज इन एंट्रोपी। DS क्या है बेटा, चेंज इन एंट्रोपी। DS क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। DS क्या है बेटा, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। DS क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। और DQ क्या है, व्हाट इज DQ, अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। देखिए अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। DQ क्या बेटा, अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द, सब पता है आप लोगों को भाई, कुछ नया टर्म इसमें यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। DQ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। हाँ ये है कि भाई रिवीजन अगर आपने किया होगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। DQ क्या बेटा, अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है ना। चलिए अब आप ये बताइए, चलिए देखिए अभी तक समझिए। देखिए इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, सेम है ना, तो राइट हैंड साइड को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा बताइए, हमको मिलेगा TDS किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, TDS हमारा आ जाएगा CV dt प्लस P dV के आ जाएगा। और यहाँ से DS किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ, DS किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, DS हमारा आ जाएगा CV dt बाई T प्लस P बाई T dV के आ जाएगा क्या बताइए, आ जाएगा। देख लीजिए भाई, कुछ किया नहीं, बस T को इधर भेज दिया, ठीक है ना। चलिए फिर लिखिए, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, RT के। PV इज इक्वल टू किसके इक्वल है बताइए, RT के। तो यहाँ से बेटा P बाई T किसके इक्वल हो जाएगा, R बाई V के हो जाएगा। P बाई T किसके इक्वल है बताइए, R बाई V के। सो दिस इम्प्लाइज दैट DS बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ, DS बराबर किसके इक्वल है बताइए, CV dt बाई T प्लस। अब देखिए P बाई T की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, R बाई V रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस R dV बाई V। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डब्बे में बंद कर दीजिए और लिखिए दिस गिव्स द this gives the change in entropy. This gives the change in entropy of the system in various processes. Change in entropy of the system in various processes as follows. In various processes as follows. ठीक है ना। चलिए फिर लिखिए, पहला लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर 1 लिखिए पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए अब देखिए, लिखिए इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हेड डाल दीजिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, लिखिए इसमें इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। टी बेटा हमारा क्या होता है बताओ, कांस्टेंट होता है ना। टी क्या होता है बताइए, कांस्टेंट होता है। इसको इक्वेशन 3 बना दीजिएगा,
टी हमारा क्या होता है बताइए, कांस्टेंट होता है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और टी अगर कांस्टेंट है बेटा तो डी टी किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, जीरो के। डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। और डी टी अगर जीरो के इक्वल हो गया देन बाई इक्वेशन 3, देन बाई इक्वेशन 3, देन बाई इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा बताइए, डी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, डी टी आपका जीरो हो गया, क्या आ गया आपका, आर डी वी बाई वी, ठीक है ना। चलिए छाप दीजिए। देखिए इंटीग्रेटिंग पहले छाप लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स within the suitable limits within the suitable limits we get within the suitable limits we get, क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बेटा बताओ, क्या मिलेगा बताइए। इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, S1 से S2 और यहाँ कहाँ से कहाँ करेंगे, V1 से V2, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा बताओ, S2 माइनस S1, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताइए, R log E V2 बाई V1, यही ना मिलेगा भैया, देख लीजिए आप, है ना। और log E को, अच्छा S2 माइनस S1 को क्या हम डेल्टा यस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और log को अगर बेस 10 में चेंज करना हो तो 2.303 R log बेस 10 V2 बाई V1, छाप दीजिए। और यही क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी के लिए क्या है बेटा बताओ, चेंज, छाप दीजिए। देखिए दिस इज द, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉग ई था उसको बेस 10 में कन्वर्ट किए, 2.30 से तो मल्टीप्लाई किए, और क्या है, एलन भी लिख सकते हैं, हाँ एलन लिखिए चाहे लॉग ई लिखिए, उसी को नेचुरल लॉग कहते हैं ना। चलिए लिखिए, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी, this is the change in entropy of the system, this is the change in entropy of the system during an isothermal process, during an isothermal process, during an isothermal process, during an isothermal process। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 2, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बेटा बताओ, आइसोथर्मल के बाद कौन सा प्रोसेस ले लेते हैं हम लोग, एडियाबैटिक। क्या लेंगे बेटा, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के लिए भी आपने देखा था एंट्रोपी कितनी हो जाती है आपकी, कांस्टेंट हो जाती है। उसी रिजल्ट को लिखिए, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, नंबर 2 लिखिएगा, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ, जीरो के। अभी आपने देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट कितना होता है, जीरो होता है, ना आप हीट देते हैं ना आप हीट लेते हैं। तो डी क्यू बराबर अगर जीरो के आ गया बेटा तो डी एस बराबर भी किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, जीरो के। क्यों, क्योंकि आपको पता है डी क्यू बराबर किसके इक्वल होता है, टी डी एस के। यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस के। तो डी क्यू अगर जीरो है तो टी डी एस को भी क्या आना पड़ेगा बेटा, जीरो होना पड़ेगा। और डी एस अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब
S इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका कांस्टेंट। S क्या हो गया बेटा बताओ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी बेटा क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है। छाप दीजिए, छाप दीजिए और लिखिए 10 ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, 10 ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, 10 ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम remains constant, remains constant, remains constant. That is there is no change in the, that is there is no change in the, that is there is no change in the entropy of the system, that is there is no change in the entropy of the system. ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट प्रोसेस आइए लिखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। इसको सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम। नंबर 3 डाल दीजिएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है ना, लिखिए इन आइसोकोरिक प्रोसेस, जल्दी करिए ख़त्म करा दें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज खत्म हो जाएगा आपका। एंट्रोपी से या तो शॉर्ट नोट आएगा आपका जो आज पूरा करा रहे हैं, या तो जो पिछले टाइम पढ़ाए थे वो आएगा, आना है कुछ ना कुछ तो कन्फर्म आएगा। लिखिए इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। V क्या हो जाता है बेटा कांस्टेंट हो जाता है। तो dV किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, dV हमारा हो जाएगा 0। dV क्या हो जाएगा 0। फिर लिखिए देन बाय इक्वेशन 3, देन बाय इक्वेशन 3, देन बाय इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा बताइए। अब बताइए dV 0 हो गया तो क्या मिलेगा इक्वेशन 3 से बताइए। ds किसके इक्वल आ जाएगा बेटा हमारा, ds हमारा आ जाएगा CV dt बाई टी के, है ना। चलिए जल्दी करिए, आसान है कि नहीं देख लीजिए, बस प्रोसेस पता होना चाहिए भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, बस ये पता होना चाहिए किस में क्या कांस्टेंट रहेगा। कर ले जाएंगे उसके बाद आप, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है भैया, चलिए आगे लिखिए। फिर लिखिए इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विद इन द सुटेबल लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द सुटेबल लिमिट्स, विद इन द सुटेबल लिमिट्स we get, within the suitable limits we get, integrating both sides within the suitable limits we get। क्या मिलेगा बेटा बताओ, सुटेबल लिमिट्स में इंटीग्रेट करते हैं इसको तो क्या मिलेगा बताइए क्या मिलेगा बताइए। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, इसी को इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक करेंगे बताइए, S1 से S2 और यहाँ कितना T1 से T2। क्या मिलेगा, आप इंटीग्रेट मत करिएगा, आप देखिए इसको क्या मिलेगा बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताइए, S2 माइनस S1। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, CV log E T2 अपॉन T1, यही मिलेगा ना। चलिए अब ये किसके इक्वल हो गया बेटा, डेल्टा S 2.303 CV log बेस 10 T2 अपॉन T1, छाप दीजिए। ठीक है बेटा, आसान था। चलिए लिख डालिए, देखिए जल्दी करिए।
लिखिए जल्दी करिए, लिखिए। दिस गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी, दिस गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी, दिस गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी, दिस गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, चलिए नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 लिखिए। मुश्किल है क्या ये सब, आसान है कि नहीं? नंबर 4 लिखिए, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में बेटा क्या होता है, लिखिए इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस P इज इक्वल टू बेटा क्या होता है बताओ, कांस्टेंट होता है। P हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो P क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। और P अगर कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से dP बराबर किसके इक्वल हो गया बताइए, dP बराबर किसके इक्वल हो गया बताइए, 0 के। समझ रहे हैं आप, dP बराबर किसके इक्वल हो गया, 0 के, है कि नहीं? वही देन बाय इक्वेशन 3 वी गेट, देन बाय इक्वेशन 3 वी गेट, देन बाय इक्वेशन 3 वी गेट। ये बताइए आप, dP से रिलेटेड कोई टर्म यहाँ पे है क्या, नहीं है ना? तो dP बराबर 0 होने पे क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मतलब इक्वेशन 3 को हु बहू क्या कर देंगे हम, नीचे लिख देंगे। तो ds बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, CV dt बाई टी के प्लस R dV बाई V के, छाप दीजिए, ठीक है ना? और फिर वही एक लाइन क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स within the suitable limits, integrating both sides within the suitable limits, within the suitable limits, within the suitable limits we get, within the suitable limits we get। क्या मिलेगा देखिए, चलिए यही बताते हैं आपको। क्या मिलेगा, चलिए ये देखते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा बताइए, देखिए डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेट करते हैं इसको, डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, आ जाएगा आपका सी वी, है ना, लॉग T2 बाई T1 प्लस आर लॉग V2 बाई V1, ठीक है ना? चलिए बेस E को बेस 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2.303, है ना? CV लॉग बेस 10 T2 अपॉन T1 प्लस R लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1, छाप दीजिए, डब्बे में कर दीजिए इसको। चलिए ठीक है बेटा, चलिए तो ये क्या है आपका, देखिए दिस गिव्स द देखिए दिस गिव्स द दिस गिव्स द देखिए दिस गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी, दिस गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग isobaric process, this gives the change in entropy during isobaric process, during isobaric process, ठीक है ना? अच्छा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं, देखिए कैसे, देखिए कैसे समझिए पहले। इसके बाद आप एक बड़ा सा और लिख लीजिएगा, इसके नीचे आप एक बड़ा सा और लिखिएगा। और बड़ा सा और लिखने का मतलब क्या है कि इस आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम अलग से भी एंट्रोपी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आपको आइए दिखाते हैं। देखिए देखिए सिंस डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, टी डी एस के इक्वल होता है ना, होता है कि नहीं होता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डी क्यू किसके इक्वल होता है बेटा, टी डी एस के इक्वल होता है। चलिए आप ये बताइए, अब देखिए
फॉर 1 ग्राम मोल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल गैस। अच्छा ये बताइए आप, आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आपको पता है, हमने फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम एस डेल्टा थीटा के। डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, एम एस डेल्टा थीटा के। तो 1 ग्राम मोल गैस के लिए यम बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और एस बेटा क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट किस पे निकालना है आप, जब प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 की वैल्यू, m की वैल्यू 1 हो गई। s की जगह पर हम cp लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना भाई। प्रेशर कांस्टेंट है तो h यहाँ पर आप cp क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और डेल्टा थीटा को हम dt से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब 1 ग्राम मोल गैस के लिए जो हमारा dq है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, cp dt के। किसके इक्वल आ जाएगा, cp dt के। बात समझ आ रहा है, हमने आपको समझाया था कि ms डेल्टा थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 1 ग्राम मोल गैस है तो यम की वैल्यू 1 हो गई। स्पेसिफिक हीट s होता है आपका, यहाँ पर प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक हीट को हम cp से क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो s को किससे रिप्लेस कर दिया हम, cp से। और डेल्टा थीटा को बेटा किससे रिप्लेस कर दिया हम, dt से। तो यहाँ पे देखिए dq बराबर किसके इक्वल हो गए बेटा, cp dt के, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से बताइए, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी बताइए। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी cp dt किसके इक्वल आ जाएगा आपका, TDS के। किसके इक्वल आएगा cp dt, TDS के, ठीक है ना। और यहाँ से जब आप ds निकालेंगे, यहाँ से बेटा जब हम ds निकालेंगे तो ds किसके इक्वल आ जाएगा, ds हमारा आ जाएगा, ds हमारा आ जाएगा cp dt बाई टी के। सही है कि नहीं सही है, देख लीजिए, cp dt बाई टी के। एक लाइन फिर वही, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जल्दी जल्दी करिए, ये बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को। देखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द सुटेबल लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द सुटेबल लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द सुटेबल लिमिट्स, we get within the suitable limits we get। क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा बताइए। डेल्टा एस आपका आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपको बताइए, cp log e t2 बाई t1। और थोड़ा सा आप इसको और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2.303 cp log बेस 10 t2 अपॉन t1। चल छाप दीजिए। जल्दी करिए और लिखिए, दिस ऑल्सो गिव्स द, दिस ऑल्सो गिव्स द, दिस ऑल्सो गिव्स द, गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी, दिस ऑल्सो गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोबारिक प्रोसेस, दिस ऑल्सो गिव्स द चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। नंबर 5 और आखिरी हेडिंग डाल दीजिए आप, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये आसान होता है साइक्लिक प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस खुद से करेंगे आप, करना क्या है पता है, जो एडियाबैटिक वाला था ना, एडियाबैटिक वाला था ना, उसी को एडियाबैटिक की जगह पे बस क्या कर लीजिएगा, साइक्लिक कर लीजिएगा और पूरा लिख लीजिएगा। साइक्लिक प्रोसेस में भी ओवरऑल सिस्टम को ना हीट हम देते हैं ना सिस्टम से हीट हम लेते हैं, ठीक है ना। या ऐसे समझिए आपकी साइक्लिक प्रोसेस में जितना हीट हम देते हैं उतना हीट हमको क्या हो जाता है बेटा, वापस मिल जाता है। तो नेट चेंज इन हीट क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो साइक्लिक प्रोसेस में ही एडियाबैटिक वाला ही केस होगा ये, है ना। बस जहाँ जहाँ एडियाबैटिक है वहाँ क्या कर लेंगे आप, साइक्लिक कर लेंगे, रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। कर लेंगे आप खुद से, बताइए। एडियाबैटिक वाला ही पूरा छाप लीजिएगा, जहाँ एडियाबैटिक है वहाँ क्या लगा देंगे आप, साइक्लिक लगा देंगे, ठीक है बेटा। चलिए, साइक्लिक प्रोसेस में भी एंट्रोपी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है।
ठीक है बेटा, चलिए एडियाबैटिक वाला देखिए कर लीजिएगा। इसी के साथ ये टॉपिक क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मिलेंगे तो इन टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल क्या किया जाएगा, सॉल्व, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपको भाई, इस तरह से आते रहते हैं। आज ज़्यादा पढ़ाए हैं तो घर पे जाके पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। कोई डाउट होगा तो